नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंस अपडेट्स में। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दुनिया भर में होने वाले सारे बिजनेस इवेंट्स, फाइनेंशियल इवेंट्स या फिर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो आपके पॉकेट पर इफेक्ट डालते हों, इम्पैक्ट डालते हों। मेरा यहाँ पर गोल होगा कि मैं फाइनेंशियल न्यूज़ जितने भी दुनिया में है जो आपके इनकम, आपके खर्चे, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ को इम्पैक्ट करते हैं, मैं उन्हें यहाँ पर डिस्कस करूँ, आपके पास लेकर आऊँ। तो हमारा गोल है कि आप ओपिनियन फॉर्म करना सीख पाओ, आप क्रिटिकली सोच पाओ रादर देन आप ओपिनियंस को कॉपी करो। तो शुरुआत करूँगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से। एमटीएनएल, काफ़ी लोगों ने एमटीएनएल का नाम सुना होगा। ये डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं 7 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लोन को। 8,346 करोड़, 8,346 करोड़ के लोन्स पर इन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया है। गवर्नमेंट कंपनी है यहाँ पे एमटीएनएल, लोगों को नाम पता होगा आई थिंक काफ़ी। तो स्टेट रन टेलीकॉम फर्म है एमटीएनएल, जिसने डिफॉल्ट किए हैं बैंक लोन्स पे वर्थ 8,346 करोड़। 7 पब्लिक सेक्टर बैंक से इन्होंने लोन लिया था। तो अभी देखिए गवर्नमेंट एंटरप्राइज किस तरीके से लोन डिफॉल्ट करती है, गवर्नमेंट इन्हें बेल आउट करते रहती है, तो पैसा पब्लिक का बहता रहता है इसमें। तो कुछ ऑब्जेक्टिव कुछ हो नहीं रहा है, बस एक तरीके से एग्जिस्ट कर रही है एज अ लाइबिलिटी। आप ये देखो। और अब शेयर मार्केट की बात करते हो तो आप इनके शेयर्स देखो कहाँ चल रहे हैं, कोई रिलेशन ही नहीं है। कंपनी डिफॉल्ट्स पे डिफॉल्ट्स कर रही है, कंपनी के शेयर आप देखो डबल हो चुका है मेरे हिसाब से पिछले अगर 2 साल 3 साल का आप रिटर्न देखोगे, तो भले ही 1 साल में वो नीचे आया थोड़ा। तो कोई लेना-देना नहीं होता है शेयर प्राइस का भी अगर आप देखोगे शॉर्ट टर्म में किसी कंपनी के परफॉर्मेंस से। ये लॉस मेकिंग एंटरप्राइज है, इनका उधार इस टाइम पे कितना चल रहा है? 33,568 करोड़ का तो लोन है इनके ऊपर। आप ये सोचो। जो टोटल लोन डिफॉल्ट है इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से इन्होंने 3,633 करोड़ लिए थे, 2,374 करोड़ लिए थे। इंडियन ओवरसीज बैंक से 1,077 करोड़ लिए थे, बैंक ऑफ इंडिया से और 464 करोड़ लिए थे। पंजाब नेशनल बैंक से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 350 करोड़ लिए हैं और यहाँ पे कुछ छोटा अमाउंट लिया है यूको बैंक से भी, जहाँ पे 180 करोड़ अलॉन्ग विद प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट्स है। तो जो डिफॉल्ट है ये 2024 अगस्त से लेके फरवरी 2025 के बीच में यहाँ पे इन्होंने कितने किए हैं। एंड काफी सारे यहाँ पे लोन गारंटीज भी हैं। तो एमटीएनएल जैसे आप देखो कंपनीज यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेट ऑब्लिगेशन लेकर बैठी हैं, उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टीज लगे जा रहा है, ये पे किए जा रही है। कुछ लोग ऐसे भी है जो इसमें इन्वेस्ट भी करते रहते हैं, राइट? ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ऐसे बैंक्स, मतलब आप ये देखिए कि आप होंगे अगर यहाँ पे, ठीक है, आप अगर लेट्स से गवर्नमेंट में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं, तो आप क्या करना चाहेंगे ऐसी कंपनीज के साथ जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं और जो सिर्फ लॉस कर रही हैं? 34,000 करोड़ का तो उधार लेके बैठी हुई है, लेकिन कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। आपके हिसाब से क्या इनका सही उपाय है? अब मैं बात करूंगा अगले आर्टिकल की। और यहां पर यह आर्टिकल कह रहा है कि फर्स्ट शॉकवेव ट्रम्प के टैरिफ का हिट करने वाला है वर्ल्ड इकोनॉमी को। अब कई सारे लोग ना बड़े रिलैक्स हो गए हैं, ठीक है, एंड ऐसा बनता भी है। देखो, लोग रिलैक्स इसलिए हैं क्योंकि शेयर मार्केट्स में काफी रिकवरी आ गई है। बट मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट कभी भी ना इकोनॉमी के हेल्थ का इंडिकेटर नहीं होता है। रिसेशन के टाइम पे भी शेयर मार्केट्स बढ़ जाते हैं और बहुत बढ़िया इकोनॉमी होती है तब भी शेयर मार्केट नीचे आ जाता है। हमने कई बार ऐसा कहा है कि कंपनी उतना ही कमा रही है, उससे और ज्यादा कमा रही है, इकोनॉमी पहले से बढ़िया, लेकिन शेयर प्राइस नीचे चला गया है। तो शॉर्ट टर्म में चीजों को आप ऐसे देखो कि चीजें सिर्फ इमोशंस पे चलती हैं, लॉजिक पे नहीं चलती हैं। तो शॉर्ट टर्म में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको ना इमोशंस को स्टडी करना होगा, लोगों के मैडनेस को स्टडी करना होगा कि मैडनेस में वो कैसे डिसीजंस लेते हैं। लॉन्ग टर्म अगर आप डिसीजन लेते हो तो वहां पे आप लॉजिकल डिसीजन ले सकते हो। तो फर्स्ट शॉकवेव हिट करने वाला है ट्रम्प के टैरिफ को, इज अबाउट टू हिट द वर्ल्ड इकोनॉमी। टैरिफ और जो रिस्क ये टैरिफ पोज करते हैं दोनों इकोनॉमी पे भी और इन्फ्लेशन पे भी, महंगाई दर पे भी, ये सर्वे रिस्पोंडेंट्स के दिमाग में कई महीनों से चल रहा है। तो 3 हफ्ते हो चुके हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ने इफेक्टिवली डिक्लेयर किया था ट्रेड वॉर पूरे वर्ल्ड के साथ। नए इकोनॉमिक फोरकास्ट और सर्विस जो है इनिशियली फॉल आउट के लिए पॉइंट आउट कर रहे थे, लेकिन फ्यू ब्लॉक्स फ्रॉम व्हाइट हाउस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपने आउटलुक को और लोअर कर दिया है इकोनॉमिक ग्रोथ के। तो इन्हें अब लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और कम हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। नए प्रोजेक्शंस इन्होंने ट्यूसडे को रिलीज किए हैं। तो फॉलोइंग डे अगर आप देखोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्सेस अगर आप देखोगे जापान से लेके यूरोप से लेके यूएस तक ऑफर करेंगे कि पहला जो कोऑर्डिनेटेड ग्लिम्स है मैन्युफैक्चरिंग का और सर्विसेज एक्टिविटी का, जब से ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ एग्जीक्यूट किया है तब से क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आप ये देखो कि इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स आएंगे जो हमें सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के ग्रोथ के बारे में इंडिकेशंस देंगे कि यहाँ पे
क्या करंट सिनेरियो है ग्रोथ का। कंबाइंड पिक्चर जो ये ऑफर करेगा फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंकर्स को जो असेंबल हुए हैं वॉशिंगटन में, कि वो इनिशियल डैमेज असेसमेंट कर पाए। तो जब एक कंबाइंड पिक्चर हम लोग ले पाएंगे यहाँ पे, हमें पता चलेगा कि क्या डैमेज यहाँ पे हुआ है, कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है या हुई है, और कहाँ आगे हो सकती है। जो नए ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं इसमें मार्कडाउन भी आएंगे, लेकिन रिसेशन की बात यहाँ पर नहीं की गई है। आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर का ये कहना है। तो यहाँ पे मार्कअप्स भी होंगे टू द इन्फ्लेशन फोरकास्ट फॉर सम कंट्रीज, और इन्होंने कॉशन किया है कि जो प्रोट्रैक्टेड हाई अनसर्टेनिटी है ये रेज करता है रिस्क ऑफ फाइनेंशियल मार्केट स्ट्रेस। तो जो क्लाउड्स हैं ये श्राउड कर रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी को, एंड दे आर अनलाइकली टू लिफ्ट फॉर अ व्हाइल। फेडरल रिजर्व के चेयर हैं जेरोम पॉवेल, उन्होंने वेंसडे को कहा कि यहाँ पे सेंट्रल बैंक जो है बहुत अच्छे से पोजिशनड है और वेट कर रहा है कि बढ़िया क्लैरिटी मिले। आप बोले कि यार चलो आप डिसीजन ले लो, आपको क्या करना है, और आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है डिसीजन लेने के लिए, एंड स्टिल आपको कोई फोर्स कर रहा है कि नहीं नहीं आप ये डिसीजन ले लो, देन इंटेग्रिटी नाम की भी कोई चीज होती है, राइट। तो जेरोम पॉवेल यहाँ पे ऐसे तो डिसीजन लेने वाले हैं नहीं। डोनाल्ड ट्रंप चाहे उन्हें निकालने की बात करें या कुछ भी करें, इतनी इंटेग्रिटी तो उनके अंदर होगी कि वो उनकी बात तो नहीं सुनने वाले डोनाल्ड ट्रंप की, जस्ट बिकॉज वो बोल रहे हैं सबसे पहले। एंड इतना ऑटोनमस पावर्स हैं फेडरल रिजर्व की बात के पास मेरे ख्याल से, कि वो ये डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो यहाँ पर वो वेट एंड वॉच सिचुएशन में है। यूएस कनाडा की बात करें तो यूएस में इन्वेस्टर्स को एडिशनल डिटीरियोरेशन देखना होगा कंज्यूमर के सेंटिमेंट्स में। सबसे बड़ी चिंता यूएस में ना कंपनीज को ये है कि कंपनीज तो सर्वाइव कर ही लेती हैं, कर जाएंगी, लेकिन लोग कहीं इतना प्रॉब्लम ना फेस करने लग जाएं कि जो $1000 का खर्चा हो रहा था उनका अब वो बढ़ के $5000 हो जाए, कहीं महंगाई बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए कि सामान क्योंकि इंपोर्ट होकर ही आता है यूएस में, एंड तुरंत से तो लोकली अवेलेबल होगा नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं और कंज्यूमर सेंटिमेंट्स हैं, ये सबसे बड़ी चिंता है वहां के इन्वेस्टर्स की। वेंसडे को फेड के बेस बुक ने ऑफर किया एनेक्डोट्स रीजनल इकोनॉमिक कंडीशंस पे, जिससे ग्लिम्स मिला कि गवर्नमेंट पॉलिसी और अनसर्टेनिटी जो है बिजनेस के डिसीजंस को अफेक्ट कर रहे हैं। अगर आप देखोगे यूएस में या कनाडा में तो लोग अब हायर नहीं करना चाह रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि 6 महीने बाद जब क्लैरिटी आएगी तब हम नई हायरिंग करेंगे। तो इससे क्या आया, इससे एक्सपेक्टेशंस आई कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में इंक्रीज हो सकता है यूएस और कनाडा जैसी कंट्रीज में, और दूसरी कंट्रीज में भी जहां पे टैरिफ वॉर से काफी इंपैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि कोई भी एकदम से जो एक्सपेंशन करने वाला होगा, नया ऑफिस खोलने का सोच रहा होगा, नए प्लांट में इन्वेस्ट करने का सोच रहा होगा, उसने सारे कामों को होल्ड पर डाल दिया होगा इस वक्त, राइट। तो अर्लियर दैट डे अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड है कि रिपोर्ट करेगी मार्जिनल इंक्रीज न्यू होम सेल्स में, क्योंकि मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट जो है वो अभी भी 6.5% के ऊपर है। तो वहां पे होम लोन्स अभी भी एक्सपेंसिव है यूएस में। ये होम लोन्स एक टाइम पे 1 से 2% हुआ करते थे, जब भी 6.5% चल रहे हैं, मैं आपको बता दूं। तो वहां के लोगों को काफी फर्क पड़ता है। वहां के लोगों को आदत नहीं है 6-7% ब्याज देने की। वहां पे कार और घर 1% के ब्याज पे मिल रहे थे अभी 20 सालों से। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि पिछले 10 साल 15 साल से जो ना हैबिट हो गई है 1-2% पे काम करने की, अब 6.5-7% का ब्याज पे करना पड़ रहा है। रिपोर्ट आया है मार्च में ड्यूरेबल गुड्स पे, और यहाँ पे भी कुछ हमें बिजनेस डिमांड जो है इसके बारे में क्लूज मिलेंगे, इक्विपमेंट्स को लेकर के और बाकी चीजों को लेकर के। तो काफी चीजें हैं एसेस करने के लिए हमारे पास। एशिया की अगर बात कर जाए तो एशियन मार्केट में यहाँ पे चाइना जो है रिपोर्ट करेगा लोन प्राइम रेट्स मंडे को, और इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एक स्टडी आउटकम आने वाला है। फ्राइडे को जापान रिवील करेगा टोक्यो का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, टोक्यो का महंगाई दर, जापान का महंगाई दर भी मैं कहूंगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, आपको नजर रखनी चाहिए इस पे। और डिपार्टमेंट स्टोर सेल्स, वाइल सिंगापुर जो है यहाँ पे प्राइवेट होम प्राइसेस जो है फर्स्ट क्वार्टर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर मार्च रिलीज करने वाला है। इंडिया और थाईलैंड भी अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को होल्ड करने वाले हैं। तो क्या एक्सपेक्टेशंस है आपके हिसाब से इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को लेकर के, कि इस बार वो बढ़ने चाहिए या फिर घटने चाहिए, एंड क्यों? रीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका आंसर सही होना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मैं बात करूंगा यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका की। तो यहाँ पे हॉलिडे है मंडे को यहाँ पे, एंड मोस्ट ऑफ द यूरोपियन और सेंट्रल बैंकर्स जो है गैदर कर रहे हैं आईएमएफ मीटिंग्स। तो काफी अटेंशन फोकस्ड होगा स्टेट साइड पे। बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वो फीचर कर रहे हैं कैलेंडर पे, इंक्लूडिंग स्पीच बाय बैंक ऑफ इंग्लैंड गवर्नर। सबसे फोकस रहेगा ज्यादा यूरोजोन पे, जहाँ पे सर्वे रिपोर्ट्स आने हैं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कंजम्पशन को लेकर के एस्टिमेशंस बताता है हमें कि इकोनॉमी में कंजम्पशन कैसा रहने वाला है। आप बिजनेस करते हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत सस्ते दाम पर है, लेकिन लोगों के पास पैसा ही नहीं है, लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत कम है कि आगे कुछ बढ़िया होने वाला है, जॉब को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, पैसों को लेकर के, तो आपके प्रोडक्ट्स नहीं बिकने वाले।
आपको ये ध्यान रखना होगा। तो साइक्लिकलिटी है ऐसी चीज़ जो अफ़ेक्ट करती है सारे बिज़नेसेस को, तो इसीलिए ऐसे टाइम पे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो नेसेसिटी गुड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने अभी आर्टिकल कवर किया था कि इंडिया में इन्वेस्टर्स जो हैं वो हॉस्पिटल्स में पैसा काफ़ी लगा रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स में बीमारी का इलाज कराने लोगों को जाना ही जाना है, वो सबसे पहली प्रायोरिटी है लोगों की। वैसे ही एफएमसीजी में इन्वेस्टमेंट आ जाता है, क्यों? क्योंकि आटा, तेल, चावल जो हमारी ग्रोसरीज़ हैं, हम लोग ये तो कंज़्यूम करेंगे ही करेंगे, भूखे तो नहीं मर जाएँगे, राइट? तो भले हम कपड़े ना खरीदें, पेट्रोल कम यूज़ करें, लग्ज़री आइटम्स पे ना स्पेंड करें, रेस्टोरेंट्स ना जाएँ, मूवीज़ ना देखें, लेकिन खाना और हेल्थ ये दोनों चीज़ों पर हम ज़रूर ध्यान देंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपको नोट करके रखनी है। दुनिया भर का डेटा आपको यहाँ पे ट्राई करो कि आप असेस करो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहाँ पे कैसा आ रहा है, जापान में कैसा आ रहा है, यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या आ रहा है, होम सेल्स का डेटा कैसा है, इंटरेस्ट रेट्स का कैसा डेटा आ रहा है। आपको ये नोट करना होगा अगर आप आगे एनालिसिस करना सीखना चाहते हो स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिए। बात करूंगा मैं अगले आर्टिकल की। वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, लेकिन टेक स्टॉक ऑफ सेक्टर हेडविंड्स। आपको सेक्टर हेडविंड्स को कंसिडर करना होगा। यहाँ पे बात किस चीज की चल रही है, देखिए क्या हुआ है कि अभी काफी अच्छी रिकवरी आई है शेयर बाजार में। इंडिया में जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो तो लाइफ हाई पर पहुंच चुके हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे इंडिया में लाइफ हाई क्रॉस कर चुका है। आप सोचो कि ऐसे टाइम पे जब मतलब एक साल पहले सिनेरियोस काफी बेटर थे, बट स्टिल बैंक निफ्टी नीचे था, एंड आज एक साल बाद आप देखो इतनी अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, बैंक निफ्टी लाइफ हाई पे पहुंच गया। तो वही है कि जो लोग रिलेट कर रहे हैं इकोनॉमी को, परफॉर्मेंस को बैंक निफ्टी या फिर किसी भी इंडेक्स या स्टॉक के परफॉर्मेंस से, तो ये गलत गलत होगा कहना, स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म मार्केट्स में। तो मैं बात करने वाला हूँ एक आर्टिकल की, और इस आर्टिकल में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनीज जो है उनके वैल्यूएशन इस टाइम पे कहाँ चल रहे हैं, कहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, और कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स क्या है। यहाँ पे स्पेसिफिकली स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स की बात हो रही है। तो बीएसई 500 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये अपने 3 साल और 5 साल का जो एवरेज वैल्यूएशन है ना उससे नीचे चल रहा है। ईटीआईजी की रिपोर्ट आई है, और इनके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो जो प्रपोर्शन ऑफ स्मॉल कैप कंपनीज है जो अपने लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यूएशन के नीचे ट्रेड कर रही है, वो काफी ज्यादा है देन मिड कैप एंड लार्ज कैप काउंटरपार्ट्स। तो स्मॉल कैप में स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे 3 साल से 5 साल का जो वैल्यूएशन था एवरेज, उससे वो नीचे आ चुकी है। मतलब 3 से 5 साल के बीच में जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है, कहीं ना कहीं काफी सारे लोग लॉसेस में आ गए होंगे, अंडर वाटर आ गए होंगे अपने इन्वेस्टमेंट्स में। तो सैंपल लिया गया यहाँ पे 412 कंपनीज का, इसमें हमने बीएफएसआई को एक्सक्लूड कर दिया है, एंड 3 आउट ऑफ एवरी 4 कंपनी अगर आप देखोगे तो इन्होंने रिटर्न अर्न किए हैं इन पास्ट मंथ, एंड नियरली हाफ ऑफ देम आर ट्रेडिंग अबाउट देयर ईयर अगो लेवल्स। तो लेकिन 56% और 53% जो है इनमें से वो स्टिल अभी भी लोअर पी मल्टीपल पर अवेलेबल है। पी रेशियो एक वैल्यूएशन का मेट्रिक है, प्राइस टू इक्विटी रेशियो, मतलब कंपनी कितना कमाती है और उसके बदले हम उसे कितना देने को तैयार है पूरी कंपनी खरीदने के लिए। पी का 10 है, इसका मतलब वो कंपनी क्या 10 रुपए कमा रही है और हम उसे 100 रुपए में पूरी कंपनी खरीदने को तैयार है। हम कह रहे हैं कि जो भी तुम कमाते हो प्रॉफिट में, उसके अगला 10 साल तक का प्रॉफिट ले लो मेरे से और कंपनी मुझे दे दो। तो अगर आप सेग्रीगेट करोगे सैंपल कंपनीज को बेस्ड ऑन देयर लेटेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो ये दिखाता है काफी स्ट्रेस स्मॉल कैप कैटेगरीज में। स्मॉल कैप कैटेगरीज कौन सी होती हैं? जो 10,000 करोड़ से कम की नीचे की वैल्यूएशन है ना जिनकी, उनको आप स्मॉल कैप समझो। 64%, मतलब 2 आउट ऑफ एवरी 3 जो कंपनीज है इस कैटेगरी में, अब वो लोअर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही हैं। इन एडिशन 80%, मतलब 80% और 4 आउट ऑफ एवरी 5 ऑफ स्मॉल कैप, ये दे हैव फेल्ड टू जनरेट 1 ईयर रिटर्न्स। तो यहाँ पे स्मॉल कैप एक रिस्की एसेट है, ठीक है, रिस्क है यहाँ पर, एंड काफी एस्पिरेशन होता है लोगों के अंदर कि हमने काफी बड़ा पैसा बनाया मार्केट में, तो स्मॉल कैप्स में लोग माइक्रो कैप्स में काफी इन्वेस्ट करते हैं। बट इट्स वेरी हार्ड टू पिक अ स्टॉक, और सबसे हार्ड ये होता है कि वो कंपनी 10% 20% ऊपर ही जाते हैं तो लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो वो वेट करना उस टाइम होराइजन में 5 साल 10 साल इज नॉट वेरी इजी। लार्ज कैप की बात करें तो ऐसे स्टॉक्स जिनका वैल्यूएशन 50,000 करोड़ से ज्यादा है, एंड मिड कैप वो होते हैं जो 10,000 से 50,000 करोड़ के वैल्यूएशन में ट्रेड करते हैं। तो हाफ ऑफ द कंपनीज हैं कैटेगरी में वो अपने लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन से लो पे ट्रेड कर रही हैं। 41% आप देखो लार्ज कैप्स, 49% मिड कैप्स, ये अपने 1 साल के प्राइस के नीचे ट्रेड कर रही हैं। तो ये जो एग्जांपल लिया गया है, सैंपल लिया गया है, इससे ये पता चलता है कि मार्केट में आपको लग रहा होगा बहुत तेजी है, बहुत बढ़िया है, निफ्टी ऊपर गया है, बैंक निफ्टी लाइफ हाई पर चला गया है, लेकिन बहुत स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जहां पे ये तेजी आई है। नहीं तो सेगमेंट वाइज भी मिड कैप स्मॉल कैप अभी बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और प्रॉपरली अगर आप देखोगे तो मूवमेंट सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज, बैंकिंग स्टॉक्स में ज्यादा देखने को हमें मिली है।
आते हैं अगले आर्टिकल पे। नीति आयोग के मेंबर हैं, उन्होंने यहाँ पे बात किया है फॉर जीएम एडिबल ऑयल्स फॉर सेल्फ सफिशिएंसी। इंडिया में बता दूं दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, तो क्या क्रूड ऑयल की बात चल रही है यहाँ पे? नहीं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एडिबल ऑयल की। एडिबल ऑयल की अगर डिस्कशन आप करोगे तो आप देखोगे कि इंडिया काफी सारी कंट्रीज से काफी सारा एडिबल ऑयल यहाँ पे इंपोर्ट करता है, क्योंकि हमारा कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, आप ये समझो। तो इंडिया का नीड्स टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज, हमें नया टेक्नोलॉजी बनाना होगा जिससे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज बना पाए एडिबल ऑयल की। ये कहना है नीति आयोग के मेंबर का, रमेश चंद जी का, ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट बन पाए। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारे पास लैंड बहुत ज्यादा नहीं है, और प्रोडक्टिविटी ना यहाँ पे सैचुरेट कर गई है, इनका कहना है पीक कर गई है। अब हमें नए मेथड्स अडाप्ट करने होंगे अगर हम लोग चाहते हैं कि हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें। और इसके लिए क्या करना होगा, हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड हमें सीड्स डेवलप करनी होंगी, यूज करनी होंगी। अब इन्होंने कहा कि हम ये कर सकते हैं कि इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखो। आप क्या करो कि जो लोग कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं ऐसे प्रोड्यूस को, उनको उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए आप लेबलिंग के नॉर्म्स बना दो स्ट्रिंजेंट, कि आपको एकदम लेबल करना है अगर जहां पे भी जीएम फूड जो है ये यूज हुआ है तो इनका ये कहना है कि ग्रोइंग रियलाइजेशन है कि जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं वो कंट्री की प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ा सकते हैं। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा एडिबल ऑयल इंपोर्टर है, जो स्टैंड करता है 16 मिलियन टन इन 2003-2024। तो इनका कहना है कि मैं कह सकता हूं कि अगर हम सोयाबीन में यूज करें तो हमारा यील्ड डबल हो जाएगा, एटलीस्ट 70 से 80% बढ़ जाएगा हमारा प्रोडक्शन। एंड अगर हम कॉशन के साथ यूज करें तो इनका इसका कोई रिस्क नहीं है, इनका ये कहना है, क्योंकि यूएस जैसी कंट्री से भी हमने इस टाइप के रिपोर्ट्स देखे हैं जहां में कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आज तक आई है इसको लेकर के। ऑन दी अदर हैंड उसका कहना है कि जो यूएस यील्ड है वो सिर्फ 50% ज्यादा है देन इंडिया 50 ईयर बैक, इज नाउ 300% हायर देन हायर फॉलोइंग दी अडॉप्शन ऑफ जीएम टेक। तो पहले 50% ज्यादा यील्ड था यूएस का इंडिया से, और अब कितना हो गया है, 300% ज्यादा हो गया है। तो यहाँ पे काफी सारी वेराइटीज है और हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाएंगे सिर्फ एरियाज को इंक्रीज करके। और एरियाज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और आपको इंडस्ट्रीज के लिए ज्यादा ग्रो करने वाला है लैंड का, रादर देन एग्रीकल्चर के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है जो हमें देखना है कि क्या इंडियंस जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स हैं इससे ग्रो होने वाले फूड को अडाप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ये इट विल बी अ चैलेंज। यूएस टैरिफ क्लाउड्स लूम लार्ज ओवर इंडियन आईटी की रेवेन्यू स्ट्रीम्स। इंडियन आईटी सेक्टर अगर आप देखोगे तो अच्छा नहीं कर रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स तो कहां से कहां पहुंच गए। तो आईटी में ऐसा क्या है यार कि आईटी मतलब क्या सॉफ्टवेयर नहीं बनने के अगले 3 साल 4 साल तक? क्या लग रहा है इन्वेस्टर्स को कि अब टीसीएस और इन्फोसिस को सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोई नहीं देगा, कोई दूसरी कंपनी आ गई है, ये लोगों को अब सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है? क्या प्रॉब्लम है जो ये आउटसोर्सिंग बिजनेसेस है हमारे आईटी के, ये इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि पैसा नहीं कमाएंगे जिसकी वजह से वो उसे बेच रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप जानना चाहते हो इन्वेस्टर्स का ओपिनियन तो वो ये है कि सेंटिमेंट्स यहाँ पे सबड्यूड है, क्योंकि अनसर्टेनिटीज काफी है, क्या होगा आगे पता नहीं, ये चीजें परेशान कर रही है लोगों को। ग्लोबल टेरिफ्स क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी बजट्स पे, मतलब कि जितनी भी कंपनीज है जो कंज्यूमर कंपनीज है, रिटेल कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग में है, वो आईटी यूज करती हैं सर्विसेज, क्योंकि ये कंपनीज आईटी कंपनीज नहीं है। तो आईटी कंपनीज को ये प्रोजेक्ट देती हैं कि आप ये सॉफ्टवेयर बना दो, आप ये ऑटोमेशन कर दो, ये सारी चीजें कर दो। तो अगर अनसर्टेनिटी आ गई है इन लोगों के लिए, मतलब मेरा ग्राहक जो है उसका धंधा अगर कम हो गया है तो मेरा धंधा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, राइट? अगर मैं रेस्टोरेंट खोल के बैठा हूं एंड मेरे जो खाने के लिए लोग आते हैं मेरे लेट्स से मोहल्ले से ही आते हैं, एंड सबका काम एक्सपोर्ट का है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ पे सारे एक्सपोर्टर और एक्सपोर्ट इकोनॉमी वाले इंडस्ट्री वाले लोग रहते हैं, तो मेरा बिजनेस कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि रेस्टोरेंट में लोग खाने ज्यादा आते हैं जब वो पैसा अच्छे कमा रहे हो, जब वो सेलिब्रेट कर रहे हो। बट प्रॉब्लम क्या होगी यहाँ पे कि आप ये देखो कि जब उन्हें लग रहा है कि आगे अनसर्टेनिटी है, खर्चा कम करना चाहिए, आगे पता नहीं क्या होगा, हम पैसे कमा पाएंगे या नहीं, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, ऐसे टाइम पे वो पैसे कम खर्च करेंगे और कहीं ना कहीं इससे एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होगा। एंड यहाँ पे आईटी सर्विस सेक्टर और दूसरे सेक्टर्स को भी नुकसान होगा जो इनको सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो यही रीजन है कि जो कॉर्पोरेशन है, अगर आप देखो यूएस में, यूरोप में, जो की ग्रोथ रीजन है हमारे आईटी सेक्टर के लिए, इंडिया के सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइडर के लिए, यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है। मतलब वो सोच नहीं, अभी नहीं डिसाइड कर पा रही है कि उन्हें एक्सपेंशन करना चाहिए, ऑटोमेशन पे खर्च करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल। अगर डोनाल्ड ट्रम्प जैसा कोई, मतलब अभी देखो कि कोई आदमी आए यहाँ पे और नई चीजें अनाउंस करे, एंड फिर दुनिया शी जिनपिंग वहां पे रिस्पॉन्ड कर रहा है अलग तरीके से, यूरोप अलग रिस्पॉन्स कर रहा है, तो ये पूरी तरीके से ना चीजों को ऐसा कर देता है कि
अनसर्टेन बना देता है। एंड वहां पे आपका गोल ये होता है कि आप डिफेंसिव हो जाओ रादर देन एग्रेसिव। आप अपने पोजीशन को ना बचाने की कोशिश करोगे, कई बार आप सेव करने की कोशिश करोगे जो आज तक आपने कमाया है, रादर देन उसे ग्रो करने के लिए, क्योंकि फिर ग्रो तो तभी करोगे ना जब बचेगा कुछ। तो ये वो टाइम है जहां पे कंपनीज डिफेंसिव है, जो उन्होंने कमा लिया, जैसा उन्हें चल रहा है वो चाह रहे हैं एटलीस्ट वैसा चलता रहे, वहां कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये सिनेरियो है जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स आईटी सेक्टर आगे फेस कर सकता है। शेयर बाजार प्रीएम्प्टिव होता है, अगर हमें लग रहा है कि आगे नहीं कमा पाएगी, अगर ये हुआ तो उतने में शेयर प्राइस गिर जाता है, क्योंकि आप हर चीज प्रीएम्प्टिव देख के चलते हो। आप वेट नहीं करते हो इस इवेंट के होने का, आप प्रोबेबिलिटी देखते हो, अगर 60% 70% है इस इवेंट का, आप शेयर्स को सेल कर देते हो, प्रॉफिट बुक करते हो, आप उसके हिसाब से रिस्क को मैनेज करते हो, डाइवर्सिफाई करते हो, बॉन्ड्स में पैसा डालते हो। इस तरीके से काम करते हैं जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है। तो यहाँ पे इसीलिए काफी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला है सारी कंपनीज में जो आईटी सेगमेंट में है, और तेजी सारी हमें देखने को मिल रही है इस टाइम पे बैंकिंग स्टॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप रोज ऐसे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।